अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 3 का अमेंडमेंट्स, जो अमेंडमेंट्स नवंबर 2016 में आया है, जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल में यहाँ पर देखा था मैनेजरियल कंट्रोल एंड देयर कैटेगरीज में अमेंडमेंट्स आया है। इसके बाद हम लोगों ने मोटू पतलू की कहानी सुनी थी और ये देखा था मैनेजरियल कंट्रोल एंड देयर कैटेगरीज क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल तक कवर कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल। तो सिक्योरिटी वालों ने मोटू पतलू को चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उन लोगों को मार मार कर उनका ऑपरेशन कर दिया। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल और ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। असल में सिक्योरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो टॉप मैनेजमेंट में जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स क्या क्या होता है? मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है पीएचडी करके फालतू का सैड सप्लायर बन गया। ठीक है, तो पीएचडी करके आप फालतू का सैड सप्लायर बन गया। ठीक है, तो यहां मेरी फोटो लगी हुई है, तो मान लो कि मैं ही पीएचडी करके फालतू का सैड सप्लायर बन गया। तो पी से क्या हो गया? पर्सनल हो गया, मुख्य इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स। उसके बाद एच से हार्डवेयर हो गया और डी से डॉक्यूमेंटेशन हो गया। पर्सनल, हार्डवेयर और डॉक्यूमेंटेशन। जाहिर सी बात है हार्डवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर भी इसमें आ जाएगा। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फालतू से यानी कि एफ से फैसिलिटीज हो गई, एफ से बाकी फैसिलिटीज हो गई और यहां पर दूसरा डी जो है उससे डाटाबेस हो गया। सप्लायर से जो भी इंटरनेट सर्विस, नेटवर्क सर्विस या फिर अदरवाइज जो है हम लोगों का कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है वो सप्लायर हो गया, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है वो सारे सप्लायर हो गए। तो पी से पर्सनल, एच से हार्डवेयर, डी से डॉक्यूमेंटेशन, फैसिलिटीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस और उसके बाद जो भी आपका नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सर्विस सप्लायर्स वगैरह सब होता है वो सब मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स को यहाँ पर ये सारे के सारे हिस्से हो गए जिनके थ्रू आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम ये पूरा सिस्टम है जिसमें मुख्य रूप से ये सारे एसेट्स आईएस एसेट्स कहलाएंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स को आप इसको बोल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सिक्योरिटी लगाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। सिक्योरिटी लगाने के लिए सबसे पहले थ्रेट का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। थ्रेट का आइडेंटिफिकेशन, थ्रेट किस चीज से आपको डर है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स जो है उसको किस चीज से डर है उसका पहचाना जाता है। उसको जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद इवेल्युएट किया जाता है कि अगर वो थ्रेट मैटेरियलाइज हो गया, ठीक है, तो यहां पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इंपैक्ट को इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन के बाद इंपैक्ट का इवेल्युएशन किया जाता है। बिजनेस पे उसका इंपैक्ट क्या होगा? तो बीसीपी एंड डीआरपी चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने देखा था, उसमें आपने बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ा होगा। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद जो भी आपका इवेल्युएट किया जाता है कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा और अप्रोप्रिएटली उस पर सिक्योरिटी लगाई जाती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स पर अप्रोप्रिएटली उस पर सिक्योरिटी लगाई जाती है। तो हम लोगों ने यहां पर देखा थ्रेट का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इंपैक्ट का इवैल्यूएशन किया जाता है और उस पर अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी यानी कि कंट्रोल लगाया जाता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी जो होती है वो रिस्क को आपको एलिमिनेट कर नहीं सकती है, वो केवल रिस्क को रिड्यूस कर सकती है। थ्रेट को रिड्यूस तो किया जा सकता है, मिटिगेट तो किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली जो है वो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। यानी कि कैसा भी प्रोटेक्शन लगा लो, कुछ ना कुछ लगा उस पर रिस्क बना हुआ रहता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट पर कंट्रोल लगाने के लिए हम लोगों को क्या स्टेप्स अपनाने पड़ते हैं? थ्रेट का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, थ्रेट का इवैल्यूएशन करना पड़ता है और अप्रोप्रिएटली कंट्रोल लगाया जाता है। तो यहां पर हम लोग सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल के स्टेप्स अगर देखें तो 3 भाग में आप स्टेप्स को बांट सकते हो। पहला भाग आपका क्या हो गया? तो आपने थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद इवैल्यूएट कर लिया, इवैल्यूएट करने के बाद एप्रोप्रिएट कंट्रोल यानी कि सिक्योरिटी सेलेक्ट कर ली। कंट्रोल जो होता है वो 2 प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक आपका जनरल कंट्रोल हो गया, ठीक है, और जनरल कंट्रोल के बाद हम लोग यहां पर लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल करके एक टॉपिक देखेंगे, लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल। ठीक है, मतलब क्या आपका डाटा किसी भी कीमत में आप रिकवर नहीं कर पाते हो तो आपके पास 2 साधन है। डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग करो
या फिर इंश्योरेंस का सहारा लो, यानी कि इंश्योरेंस वगैरह करवा के रखो। तो ये लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग जनरल कंट्रोल और उसके बाद लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल, दो प्रकार से कंट्रोल को यहां पर क्लासिफाई कर सकते हैं सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों ने देखा थ्रेट को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर इवैल्यूएट किया जाता है और उस पर प्रॉपर्ली जो है वो कंट्रोल लगाया जाता है। सिक्योरिटी में एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो उन सारे एक्शंस को या इवेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स को डैमेज कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है या अदरवाइज नुकसान पहुंचा सकता है अनऑथराइज पर्पस के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर थ्रेट का इवैल्यूएशन करता है, यानी कि थ्रेट के इंपैक्ट को इवैल्यूएट करता है सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर और उसी के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट कंट्रोल का सिलेक्शन करता है। उसके बाद कंट्रोल को लगाता है। दो प्रकार के कंट्रोल होते हैं, एक जनरल कंट्रोल और उसके बाद एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल जो होता है वो हम लोग अलग अलग प्रकार के जो थ्रेट्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कैसा कंट्रोल लगाया जाए। और उसके बाद हम लोग जो देखेंगे लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल, जिसको कॉमन कंट्रोल भी कहा जाता है, उसमें डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग और इंश्योरेंस के बारे में देखेंगे। ये डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग चैप्टर नंबर 4 का हिस्सा है और चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग 4 प्रकार के होते हैं, इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान और टेस्ट प्लान। 4 प्रकार के डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग होते हैं, इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, उसके बाद रिकवरी प्लान और टेस्ट प्लान। तो हम लोग यहाँ पर मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड देयर कंट्रोल के बारे में देखते हैं। डिपेंड अपॉन की थ्रेट कैसा है उसके अकॉर्डिंगली उस पर कंट्रोल लगाया जाता है। 9 टाइप्स के यहाँ पर थ्रेट बताए गए हैं और उसके अकॉर्डिंगली उससे बचने के लिए कंट्रोल के बारे में बताया गया है। अगर थ्रेट आग से होता है यानी कि फायर से होता है तो उसके लिए फायर डिटेक्शन सिस्टम एंड प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो वेल डिजाइन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट प्लेस पर होना चाहिए, रिलायबल एंड टेस्टेड होना चाहिए। तो इस तरह से कंट्रोल आप लगा सकते हो। वाटर के बारे में यहां पर न केवल यहां पर प्रोटेक्शन लगाया जाता है, हम लोग यहां पर चैप्टर नंबर 3 में ही इन सारी चीजों को डिटेल में हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। पानी से बचने के लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब बर्बाद हो गया, अगर लीकेज वगैरह सब कहीं पर रह जाता है या पानी के कारण भी कई प्रकार से नुकसान हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो वाटर डैमेज के कारण तो ना केवल प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना यहां पर चाहिए बल्कि वाटर से होने वाले जो भी लॉसेस होते हैं उसको मिटिगेट करने के लिए अप्रोप्रिएट पॉलिसी होनी चाहिए। इन केस अगर आपका पाइप जो है वो फट गया तो पानी ऑफिस के अंदर आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में जो डॉक्यूमेंट्स को बचाना है, कंप्यूटर्स को ऑफ करना है जल्दी से, ये सारे सिस्टम सारी चीज़ों को कहाँ पर ले जाना है, इन सारी चीज़ों का अप्रोप्रिएट पॉलिसी एंड प्लान होना चाहिए आपके पास। वो आपका थ्रेट, मेजर थ्रेट में आपका वाटर हो गया। तीसरा होता है स्ट्रक्चरल डैमेज के बारे में। स्ट्रक्चरल डैमेज क्या होता है, ये सारे नेचुरल हो गए। ठीक है, उसके बाद एनर्जी वेरिएशन, पॉल्यूशंस, उसके बाद अनऑथराइज इंट्रूशन, वायरस एंड वर्म्स, मिसयूज ऑफ सॉफ्टवेयर, डाटा एंड सर्विसेज और हैकर्स। तो ये सारी चीजें हैं। स्ट्रक्चरल डैमेज में देखते हैं जो भी नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैनमेड डिजास्टर के कारण इंफॉर्मेशन सिस्टम की फैसिलिटीज या उसका स्ट्रक्चर या उसके प्रोसेस में नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए प्रॉपर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो स्ट्रक्चरल डैमेज से बचने के लिए भी। उसके बाद एनर्जी वेरिएशन, जो भी आपका वोल्टेज रेगुलेटर होता है, सर्किट ब्रेकर्स होता है, यूपीएस सिस्टम होता है, अगर आपका पावर चला गया तो यूपीएस जो होता है उसके थ्रू आप पावर का इंतजाम कर सकते हो टेम्पोररी। ये सब प्रॉपर होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ताकि एनर्जी वेरिएशन, पावर कट से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। पॉल्यूशन, डस्ट और पॉल्यूशन से बचने के लिए फैसिलिटीज और इक्विपमेंट को प्रॉपर क्लीन रखना चाहिए। टाइम टू टाइम क्लीन करने का पॉलिसी एंड प्रोसीजर एंड मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको सबको पालन करना पड़ेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अनऑथराइज इंट्रशन जो होता है, इंट्रशन डिटेक्शन सिस्टम, 2 प्रकार के इंट्रशन डिटेक्शन सिस्टम होते हैं। अक्सर मैंने एग्जाम्पल में लिया है, चैप्टर नंबर 3 में भी मैंने बताया है इंट्रशन डिटेक्शन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंट्रशन डिटेक्शन सिस्टम, जैसे विद्या बालन की मूवी कहानी में जो आईबी का ऑफिसर होता है उसके कंप्यूटर तक जब विद्या बालन पहुंच जाती है तो उस आईबी ऑफिसर के फोन पे एक एसएमएस आ जाता है और एसएमएस को देखकर वो विद्या बालन को मारने के लिए गन लेके उसके पीछे दौड़ता है। तो उसको कैसे पता चल जाता है, क्योंकि उसके कंप्यूटर में इंट्रशन डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ होता है। इसीलिए जैसे उसका कंप्यूटर कोई लॉक खोलता है तो उसको एसएमएस चला जाता है। तो ये लॉजिकल
आपका लॉजिकल आईडीएस हो गया, लॉजिकल इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम हो गया। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन सिस्टम पर कोई एक्सेस करने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी अलर्ट का एसएमएस आना या अदरवाइज किसी भी प्रकार से इंफॉर्मेशन पता चल जाता है, उसको लॉजिकल इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है फिजिकल इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। फिजिकल में क्या होगा, बायोमेट्रिक लॉग लगाना, सिक्योरिटी गार्ड लगाना या अदरवाइज किसी प्रकार से फिजिकल एक्सेस से रोकना इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज तक। ये प्रॉपर कंट्रोल आप लगा सकते हो। वायरस एंड वोम से बचने के लिए एंटीवायरस प्रॉपर लगा सकते हो, जिसमें ऑटोमेटिक अपडेट की फैसिलिटीज जो होती है वो होनी चाहिए। उसके बाद मिसयूज ऑफ सॉफ्टवेयर डाटा एंड यहाँ पर आपका सर्विसेज हो गया। तो यहाँ पर इंप्लॉई लोग जो होते हैं उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ होना चाहिए कि कब, क्यों, कैसे और किस किस काम के लिए आप इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन या इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हैकर से बचने के लिए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल जैसे कि पासवर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, फायरवॉल, ये सब होना चाहिए ताकि हैकर या इंट्रूडर जो है वो एक्सेस ना कर पाए। या फिर इंक्रिप्शन टेक्निक भी आप अपना सकते हो कि एक्सेस कर भी जाए हैकर तो वो कुछ समझ ही ना पाए। तो इस तरह से हम लोगों ने सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल में इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स देखा, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन देखा और मेजर सिक्योरिटी एंड देयर कंट्रोल देखा, जिसको हम लोग जनरल कंट्रोल भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल जिसको कॉमन कंट्रोल भी बोल सकते हैं। चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आप लगा लो, चाहे जितनी भी सिक्योरिटी लगा लो, लेकिन फिर भी चांस होता ही है कि आपका कंट्रोल फेल हो जाए, यानी कि आपका डाटा लॉस हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आ सकती है इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अगर डाटा या इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉस्ट हो गया तो आपको रिकवरी की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी या फिर लॉस को मिटिगेट करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए प्रॉपर। इसी को लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल या कॉमन कंट्रोल कहा जाता है। लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग डीआरपी और दूसरा इंश्योरेंस। डीआरपी जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव डीआरपी के 4 पार्ट्स होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डीआरपी के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 4 पार्ट्स होते हैं, इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान और टेस्ट प्लान। ये सारे चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ना है, वहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो भी प्लान होते हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम टीम के लिए पॉलिसी, गाइडलाइंस और प्रोसीजर बताते हैं। ये सारे प्लान में किसके लिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल के लिए या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम टीम के लिए। डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग पर बेस्ड होता है। डीआरपी किस चीज पर बेस्ड होता है, आपका डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग हमेशा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग पर बेस्ड होता है। बीसीपी का क्या मकसद होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का मकसद होता है कि अगर डिजास्टर तो सबसे पहले आए ना, अगर डिजास्टर आ गया तो इंपैक्ट उस पर कम से कम पड़े, हमारे डाटा पर, हमारे रिसोर्सेज पर। अगर डिजास्टर आ गया तो कैसे कैसे रिकवरी करनी है, इसकी पॉलिसी डिजास्टर रिकवरी प्रोग्राम में दिया गया रहता है, ठीक है। पॉलिसी एंड प्रोसीजर डीआरपी कहलाता है कि अगर डिजास्टर आ ही गया तो बीसीपी का काम क्या होता है कि एक तो डिजास्टर आए ना, अगर डिजास्टर आ गया तो किस तरह से रिकवरी करनी है, हमें कैसे कैसे इंपैक्ट को मिनिमाइजेशन करना है, ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। और बीसीपी का ही एक हिस्सा होता है डीआरपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग पर ही बेस्ड होता है डिजास्टर रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है। तो बीसीपी, अगर आपने बीसीपी पर कंट्रोल लगाया तो ओवरऑल कंट्रोल डीआरपी पर भी लग जाता है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग पर कंट्रोल लगाया जाता है, जिसको टेक्निकली बीसीपी कंट्रोल आप कहते हो, बीसीपी कंट्रोल कहते हो। बीसीपी कंट्रोल में आईटी पर विशेष फोकस करना होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बीसीपी कंट्रोल में आपको विशेष फोकस करना रहता है। इसीलिए आपका जो होता है वो ऑपरेशनल कंट्रोल और जो होता है टेस्टिंग प्लान वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी कंटिन्यूटी सर्विस बनी रहे इसके लिए, तो ये हमारा आईटी के संदर्भ में विशेष हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेस होता है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का जो कंट्रोल होता है, बीसीपी कंट्रोल जो होता है, उसमें कई बातें आप कवर कर सकते हो। बीसीपी कंट्रोल जो होता है उसमें कई बातें आप कवर कर सकते हो। पहला आपका आता है क्रिटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा अल्टरनेटिव प्रोसीजर, तीसरा बैकअप एंड रिकवरी, तीसरा बैकअप एंड रिकवरी और चौथा रिस्क मैनेजमेंट। ये सारी चीजें आपकी बीसीपी कंट्रोल में आपको कंट्रोल लगाए जा सकते हैं। कंट्रोल का तरीका बताया गया है सबसे पहले कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स जो होते हैं उसको अलग कैटेगरी में डालो। उसके बाद अल्टरनेटिव प्रोसीजर, मान लो कि ह्यूमन रिसोर्सेज में कोई आपका इंपॉर्टेंट स्टाफ नहीं आया तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, या फिर कोई आपका फैसिलिटीज फेल हो गया तो
यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपका पावर कट हो गया तो आपके पास प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर जो है आपके पास यूपीएस होना चाहिए, और यूपीएस जो होता है वो प्रॉपर्ली आपको बैकअप प्रोवाइड करें, तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर वो हो गया। उसके बाद तीसरा बैकअप एंड रिकवरी होनी चाहिए, बैकअप एंड रिकवरी होनी चाहिए। उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी के बाद रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, टीम को काफी फोकस करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट पर। ये सारी चीजें बीसीपी कंट्रोल में आ जाती है, जिसको चैप्टर नंबर 4 में हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 बीसीपी एंड डीआरपी में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर डीआरपी की बात कर रहे थे। कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है उसको डीआरपी को 4 पार्ट में बांटा जाता है, इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान और टेस्ट प्लान। उसके बाद हम लोगों को इस यहाँ पर डिस्कशन में लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल में बीसीपी कंट्रोल के बारे में बताया गया है कि बीसीपी कंट्रोल हमारा मुख्य रूप से फोकस एरिया होना चाहिए, जिस पर हमें आईटी पर विशेष ध्यान देना है। तो ये सारी बातें कुछ लिखी हुई है, उम्मीद है कि आप स्टडी मटेरियल से एक बार पढ़ लो। यहाँ पर बीसीपी के कंट्रोल के बारे में, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कंट्रोल के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको जल्दी से बता दी, लेकिन आप घबराना मत, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में हमें काफी डिटेल में इसी चीज को पढ़ना है, तो उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी देख रखा है तो उस सिचुएशन में आपको बीसीपी कंट्रोल और अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल या कॉमन कंट्रोल होता है इंश्योरेंस। दूसरा लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल आपका क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस जो होता है, अगर डिजास्टर के बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स जो होता है उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ जाए ताकि आप नॉर्मल ऑपरेशन को रीस्टोर कर पाओ, ठीक है। तो डिजास्टर के बाद जो भी आपका नुकसान हुआ है उसको उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ली जाती है। जनरली किस किस चीज पे ली जाती है? इक्विपमेंट पे ली जाती है, फैसिलिटीज पे ली जाती है, स्टोरेज पे ली जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वैल्यूएबल पेपर होता है, उस सब पे के रिस्पेक्ट में ली जाती है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स और फैसिलिटीज जो होती है वो आपकी रिकवर हो जाए, इसीलिए ये इंश्योरेंस भी आपका लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल में आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के सबसे अहम हिस्से के बारे में, ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल। मोटू पतलू का क्या किया था? ऑपरेशन कर दिया था। मोटू पतलू का क्या किया था? ऑपरेशन कर दिया था, ठीक है। तो वहीं पर हम लोग लास्ट वाला पॉइंट हमारा सबसे बड़ा है और काफी डिटेल में पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चिरकुट लाल का नेटवर्क ऑपरेशन हो गया। मोटू पतलू के बाद अब चिरकुट लाल का ऑपरेशन की कथा हम लोग देखते हैं। ये कौन है? ये बंदा जो यहाँ पर खड़ा है वो चिरकुट लाल है। चिरकुट लाल का ऑपरेशन हो गया। एक लड़का था, ठीक है, उसका नाम था चिरकुट लाल। एक लड़का था, उसका नाम क्या था? चिरकुट लाल था। वो एमबीए कंप्लीट किया अपना। उसने क्या किया कंप्लीट? तो एमबीए अपना कंप्लीट किया, और एमबीए कंप्लीट करने के बाद उसको डाटा एंट्री की जॉब लगी। एमबीए कंप्लीट करने के बाद उसको डाटा एंट्री की जॉब लगी, और डाटा एंट्री का जॉब करने के लिए उसको कहां पर बिठाया गया? तो उसको लाइब्रेरी में बैठाया गया। लाइब्रेरी में बैठाया गया। लाइब्रेरी में उसने क्या देखा? फाइल और डॉक्यूमेंट देखा, बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो वो कंप्यूटर लेकर हेल्प डेस्क पर बैठ गया। कंप्यूटर लेकर कहां बैठ गया? हेल्प डेस्क पर बैठ गया। उसी वक्त प्रोडक्शन कंट्रोल वाले आए और चिरकुट लाल की कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने लगे। उस वक्त कौन आए? प्रोडक्शन कंट्रोल वाले आ गए। लाइब्रेरी में कौन आ गए? तो प्रोडक्शन कंट्रोल वाले आ गए। और प्रोडक्शन कंट्रोल वाले आकर क्या किए? उन्होंने चिरकुट लाल की कैपेसिटी को और परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया। उन्होंने देखा कि ये चिरकुट लाल तो सच में बेवकूफ बंदा है, पता नहीं कहां से एमबीए करके आ गया है, ठीक है। तो उन लोगों ने उसको नेटवर्क पर ले जाकर उसको खूब पीटा। उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन कर दिया और उसकी बॉडी को मैनेजमेंट को आउटसोर्स कर दिया। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल की इस कहानी से हम लोग एसोसिएट करेंगे। तो इस कहानी का टाइटल आप दे सकते हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, जो कि काफी डिटेल में हमें पढ़ना है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल में हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में। मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर काफी चीजें देखी। ये जो चिरकुट लाल था उसने क्या कंप्लीट किया था? तो मैनेजमेंट एमबीए कंप्लीट किया था। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल, उसको किस चीज का जॉब लगा? तो उसको डाटा एंट्री का जॉब लगा। डाटा एंट्री कंट्रोल, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इसमें कुछ सारे पॉइंट्स आते हैं। तो डाटा प्रिपरेशन एंड डाटा एंट्री कंट्रोल, डाटा प्रिपरेशन एंड डाटा एंट्री कंट्रोल। उसके बाद उसकी जॉब कहाँ पर लगी थी? लाइब्रेरी में लगी थी, और लाइब्रेरी में उसने
फाइल देखा, यानी कि फाइल और डॉक्यूमेंट देखा तो फाइल लाइब्रेरी। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को एक और देखना है डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी। तो फाइल और लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन को देखकर, ठीक है, उसने क्या किया, वो कंप्यूटर पर बैठ गया, कंप्यूटर पर बैठ गया तो कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल, और उसके बाद कंप्यूटर लेकर कहाँ बैठ गया, हेल्प डेस्क पर बैठ गया, हेल्प डेस्क और टेक्निकल सपोर्ट कंट्रोल। तभी कौन आ गए, तभी प्रोडक्शन वाले लोग आ गए, ठीक है। तो प्रोडक्शन कंट्रोल वाले लोग आ गए, तो प्रोडक्शन कंट्रोल। और उसने क्या देखा, प्रोडक्शन कंट्रोल वाले ने उस बंदे की कैपेसिटी को देखा, उस बंदे की कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को देखा। तो कैपेसिटी प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, तो कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को मॉनिटर किए। जब मॉनिटर किया तो उन्होंने देखा कि वो बेवकूफ बंदा है, तो उसका नेटवर्क पर ले जाकर, कहां पर ले जाकर उसका ऑपरेशन किया, तो नेटवर्क पर ले जाकर ऑपरेशन किया, नेटवर्क पर जाकर उसका ऑपरेशन किया, ठीक है। और उसकी बॉडी को आउटसोर्स कर दिया, किसको आउटसोर्स कर दिया, मैनेजमेंट वाले को आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। अब हमारे सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग जिस ऑर्डर में अपनी मेमोरी टेक्निक को देखे हैं चिरकुट लाल की कहानी में, जिसने MBA कंप्लीट किया था, उसी हम लोग ऑर्डर में इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाटा प्रिपरेशन एंड एंट्री कंट्रोल के बारे में। जो डाटा होता है वो डायरेक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट से मिला हुआ होना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट से नहीं भी मिला, अदरवाइज भी इन्वायरमेंट से मिला, तो उसको वो एक्यूरेट और वैलिड होना चाहिए। साथ में प्रॉपर स्पीड बने रहना चाहिए डाटा एंट्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल में आ गया कि डाटा प्रिपरेशन और एंट्री के संदर्भ में। उसके बाद दूसरा आता है फाइल लाइब्रेरी के बारे में। फाइल लाइब्रेरी जितने भी स्टोरेज मीडिया होते हैं जो कि कंप्यूटर रीडेबल है, उसका मैनेजमेंट यहाँ पर कवर हो जाता है। जितने भी आपके स्टोरेज मीडिया होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हार्ड ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, या फिर आप अदरवाइज कहीं पे स्टोर करके रखते हो कंप्यूटर में, पीसी में, तो वो सारी चीज़ें स्टोरेज मीडिया पर जो आपका कंट्रोल होगा वो प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए। वो यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी के बारे में तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंट्रोल के संदर्भ में जितने भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी के बारे में। तो मैनेजमेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरियन को 4 बातों का कम से कम इंश्योर करना पड़ता है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरियन जो होता है, जो डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार होता है, उसको 4 बातें जो है इंश्योर करना है डॉक्यूमेंट के संदर्भ में। जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो प्रॉपरली स्टोर्ड होना चाहिए, सिक्योर्ड वे में स्टोर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होना चाहिए, सिक्योरिटी के साथ स्टोर होना चाहिए। केवल ऑथराइज पर्सन का एक्सेस होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन पर। तीसरी बात डॉक्यूमेंटेशन जितने भी है वो अप टू डेट होने चाहिए। और चौथी बात, सभी डॉक्यूमेंट का एप्रोप्रिएट बैकअप होना चाहिए। इन सब बातों को डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरियन को इंश्योर करना है। क्या क्या इंश्योर करना है कि सिक्योरिटी लगाकर स्टोर होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, केवल ऑथराइज पर्सन का एक्सेस होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट होना चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंटेशन का एप्रोप्रिएट बैकअप होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आता है। डॉक्यूमेंटेशन में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके रिस्पेक्ट में कई बातें इंक्लूड होनी चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के फंक्शन होते हैं उसमें कई बातें इंक्लूड होनी चाहिए। हर एक फंक्शन की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो डिफाइंड होनी चाहिए कि किस डॉक्यूमेंट का ओनर कौन है, यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। हर एक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन होना चाहिए और फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। हर एक फंक्शन की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए। पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो होता है वो फिक्स होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन पर हर एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में हर एक बातें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पर ध्यान देना है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यही सारी बातें हमारी यहाँ पर लिखी हुई है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल के रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन जो होगा यहाँ पर
मैं सारी चीज़ों को जल्दी में कवर करवा के दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉज करके आप सारी चीज़ों को एक बार स्टडी मटेरियल से रीड करोगे और आप बैक करके भी सुनोगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को ज़्यादा वक्त लगा के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रख सकते हो। आपको एग्जाम में बस पॉइंट्स याद करने हैं और आपका कंसेप्ट जो होगा उसके बेसिस पर आपको डील करना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका जो भी सिक्योरिटी लगाया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन पे उसको और उसके डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज को। तो जो भी हर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होगा उसका फंक्शन क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए आईएस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, इंक्लूडिंग उसका आईएस फंक्शन में लगने वाले जो भी अप्रोप्रिएट रिसोर्सेस होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, ये सारी चीज़ें होंगी वो एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर्ली डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट किसकी जिम्मेदारी होती है, किसको अपडेट रखना है, किसको मेंटेन रखना है। ठीक है, कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है, कौन उसका इस्तेमाल कर सकता है डॉक्यूमेंटेशन का और किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, किस वक्त में इस्तेमाल कर सकता है, ये सारी बातें डिफाइंड और डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। उसके बाद ऑथराइजेशन रूल होना चाहिए। हर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन के लिए हर इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में रूल और इंस्ट्रक्शन की पॉलिसी होनी चाहिए। हर इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन के लिए हर इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में रूल और इंस्ट्रक्शन की प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं। पॉलिसीज होना चाहिए इस्तेमाल करने के लिए और चेंज करने के लिए। किस चीज़ को चेंज करने के लिए? डॉक्यूमेंटेशन में जो डाटा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है उसको चेंज करने के लिए प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज के इस्तेमाल या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम के फंक्शन के इस्तेमाल और इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेंज कौन, कब, कैसे और क्यों करेगा, इसकी क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड प्रोसीजर, मैनेजमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल को उसी के हिसाब से उसके जॉब की जिम्मेदारियां डिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। सबसे पहले एम्प्लॉय को जॉब परफॉर्म करने का इंस्ट्रक्शन देना है, फिर उसको ट्रेनिंग देनी है और फिर उसको पॉलिसी समझानी है और पॉलिसी का उसको पालन करना पड़ेगा। डिविएशन हो तो उसको मॉनिटर करना पड़ेगा और एप्रोप्रिएटली रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी में हमारा अंतिम पार्ट आता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। इंटरनल कंट्रोल का सबसे अहम हिस्सा होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी किस चीज का सबसे अहम हिस्सा होता है? तो इंटरनल कंट्रोल का सबसे अहम हिस्सा होता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में जॉब को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि इंटीग्रिटी और परफॉर्मेंस बना रहे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर रूल क्या फॉलो किया जाता है? जो डॉक्यूमेंट मेकर होगा वो डॉक्यूमेंट चेकर नहीं होना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना है। तो डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में। कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में हम लोग देखते हैं जो भी आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल होता है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान कंप्यूटर ऑपरेशन पर ध्यान देना पड़ता है मैनेजमेंट को, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली डे टू डे एक्टिविटीज़ के एग्जीक्यूशन में सपोर्ट करता है। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो डायरेक्टली ऑपरेशन में, डे टू डे ऑपरेशन में सपोर्ट करता है। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सब पर कंट्रोल लगाया जाता है। साथ साथ में इसके बाद हम लोग नेटवर्क के बारे में देखेंगे कि उस पर भी कंट्रोल लगाना जरूरी होता है, जिसका इफेक्ट कंप्यूटर पे पड़ सकता है। इसीलिए आपको नॉर्मल ऑपरेशन की इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी बनी रहे, इसीलिए कंप्यूटर ऑपरेशन पर प्रॉपर कंट्रोल लगाया जाएगा। जो भी कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशन के संदर्भ में लगाया जाता है उसको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला कैटेगरी होगा आपका ऑपरेशन कंट्रोल, दूसरा कैटेगरी होगा शेड्यूलिंग कंट्रोल और तीसरा मेंटेनेंस कंट्रोल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आपको ऑपरेशन कंट्रोल, शेड्यूलिंग कंट्रोल और मेंटेनेंस कंट्रोल चीज़ों को बार बार आप रिवाइज करोगे तो आपको याद होगा। ऑपरेशन कंट्रोल के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ऑपरेशन कंट्रोल जो होता है मतलब इस कैटेगरी में वो सारे फंक्शंस डालते हैं इन ऑपरेशन कंट्रोल की कैटेगरी में जो कि ऑटोमेटेड या फिर ह्यूमन ऑपरेटर के द्वारा कंप्यूटर से परफॉर्म करना है। कंप्यूटर से ऑटोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है, और ह्यूमन इंटरवेंशन से भी हो सकता है, ह्यूमन भी कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर पर ऑपरेशन परफॉर्म करना ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा शेड्यूलिंग कंट्रोल हो गया। ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम या किसी
पार्टिकुलर इवेंट पर पार्टिकुलर जॉब कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा जब ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो उस पर भी प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर किसी पार्टिकुलर टाइम या इवेंट पर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देकर रखा गया है कि ये काम आपको कर देना है, तो उस पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, उसको शेड्यूलिंग कंट्रोल कहा जाता है। तीसरा आता है मेंटेनेंस कंट्रोल। कंप्यूटर कंट्रोल में तीसरा आता है मेंटेनेंस कंट्रोल। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होता है वो अच्छे ऑपरेटिंग कंट्रोल में बना रहना चाहिए, इसीलिए उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ऑपरेशन को इफेक्ट ना करे, यानी कि हमारा डे टू डे ऑपरेशन बना रहे, इसीलिए मेंटेनेंस कंट्रोल लगाना चाहिए। ये प्रॉपरली टेस्टेड और यहाँ पर मेंटेन होते रहना चाहिए। कंट्रोल में क्या ध्यान देना है कि जब मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े या रिपेयर की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ट्रिगर होना चाहिए वो सिचुएशन कि भाई साहब अब मेंटेनेंस का वक्त आ गया है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर ऑपरेशन में हम लोग ने देखा कि 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं कंट्रोल को। ऑपरेशन कंट्रोल, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेशन में ऑपरेशन कंट्रोल, शेड्यूलिंग कंट्रोल और मेंटेनेंस कंट्रोल। उम्मीद है कि आप बैक करके सुन लोगे। ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो बार बार रिवाइज करने से ही आपके दिमाग में बैठेगा। इतना आसान नहीं है कि एक बार में आपने सुन लिया और आपको सब कुछ याद हो जाएगा या समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर पॉज करके स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, क्योंकि ये अमेंडमेंट का हिस्सा है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंट्रोल याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए मे भी इस एरिया से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सके। अब हम लोग बात करते हैं हेल्प डेस्क कंट्रोल, ठीक है, हेल्प डेस्क या टेक्निकल सपोर्ट के बारे में। जो भी इंड यूजर होगा उसने जो इंड यूजर क्या करता है, वो कंपनी से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लिया है तो उसके रिस्पेक्ट में असिस्ट करने के लिए, ठीक है, और प्रॉब्लम आने पर टेक्निकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करने का सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम जो होगा उस पर भी प्रॉपर कंट्रोल होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर टीम होना चाहिए, सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना। ये सारे के सारे हेल्प डेस्क या फिर टेक्निकल सपोर्ट होते हैं इंड यूजर के लिए, जिसने हमारा हार्डवेयर या हमारा सॉफ्टवेयर खरीदा है। बस हेल्प डेस्क या टेक्निकल सपोर्ट कंट्रोल। आपके भी अगर इंटरनेट में प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पर मान लो एयरटेल 4G आपका है तो आप कांटेक्ट करते हो तो वो वहाँ पर हेल्प डेस्क वाले आपका फ़ोन उठाते हैं, या फिर टेक्निकल सपोर्ट भी बोल सकते हो। तो ये इंड यूज़र के संदर्भ में बनाया होना चाहिए, इनके लिए भी प्रॉपर पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए। तो ये सारे हेल्प डेस्क या फिर टेक्निकल सपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में, ठीक है। प्रोडक्शन कंट्रोल, तो अगर ऑटोमेटेड सिस्टम में अगर आपका प्रोडक्शन होता है, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, तो उस सिचुएशन में आपका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए और मॉनिटर करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके अलावा जॉब शेड्यूलिंग, यूज़र के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट, प्राइसिंग कंट्रोल, इन सब चीज़ों को प्रोडक्शन कंट्रोल में ही डाला जाता है। प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, उस पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैपेसिटी प्लानिंग और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के बारे में। जो हम लोगों ने देखा था चिरकुट लाल की कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया गया, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज जो होते हैं उसके रिस्पेक्ट में परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर किया जाना चाहिए, और जैसे ही परफॉर्मेंस में कमी आने लगती है वैसे ही इमीडिएट रिपोर्ट करने का मैकेनिज्म होना चाहिए मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट वाले सही टाइम पर एक्शन ले सके, ठीक है। तो मैनेजमेंट सही टाइम पर मेंटेनेंस वगैरह सबका एक्शन ले सके। उसके बाद आता है आपका एक और इंपॉर्टेंट नेटवर्क कंट्रोल। तो नेटवर्क पर ले जाकर ऑपरेशन किया, तो नेटवर्क ऑपरेशन 4 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं मुख्य रूप से नेटवर्क में, जिसमें कोई भी कंपोनेंट अगर फेल हो जाए तो नेटवर्क ऑपरेशन जो होता है वो रुक जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आपका काम रुक सकता है, या फिर डाटा लॉस हो सकता है, या डाटा करप्ट हो सकता है। ये 4 प्रकार के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन लाइन, हार्डवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर और ट्रांसमिशन डिवाइस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि नेटवर्क ऑपरेशन में जो भी 4 प्रकार के कंट्रोल होते हैं वो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क डिवाइस बोलो तो हार्डवेयर, उसके बाद नेटवर्क प्रोग्राम्स यानी कि सॉफ्टवेयर, और उसके बाद फाइल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन डिवाइस होते हैं। इन सब पर प्रॉपर कंट्रोल लगा हुआ होना चाहिए।
तो इन सब पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। नेटवर्क ऑपरेशन में किस किस चीज़ पर, कम्युनिकेशन चैनल पर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी हार्डवेयर एंड डिवाइसेस होते हैं उस पर, उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं या प्रोग्राम होते हैं जिसकी बदौलत कम्युनिकेशन चैनल काम करता है उस पर, और ट्रांसमिशन डिवाइस जो है वो हार्डवेयर में कवर हो जाएंगे, और जो भी आपके नेटवर्क से रिलेटेड जो भी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शन एंड परफॉर्मेंस बना रहे हैं नेटवर्क ऑपरेशन का, इसीलिए कम्युनिकेशन चैनल, नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क प्रोग्राम और फाइल्स वगैरह पे प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि आपके चिरकुट लाल की बॉडी को ऑपरेशन करके आउटसोर्स कर दिया था मैनेजमेंट वालों को। तो मैनेजमेंट ऑफ आउटसोर्स्ड ऑपरेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को काम सौंपे हो, ठीक है, उस पर भी प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए जो आपके डे टू डे ऑपरेशन में काम आने वाला है। जैसे कि आपने बीपीओ, केपीओ, इन सब ये सारी चीज़ें आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, या फिर सपोज दैट आपने पेरोल का काम आउटसोर्स करके रखा है, तो जो भी आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, एसओ है, जिसको आपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बारे में भी अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसको आउटसोर्स जिसको किया है कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, उस पर भी आपको प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि प्रॉपर्ली ऑडिट वगैरह सब आप इसको भी करवाते हो, एसओ का भी करवाते हो, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट समथिंग इस तरह से आपने पढ़ा होगा ऑडिटिंग में, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ते वक्त में। तो इस तरीके से हम लोगों ने चिरकुट लाल की कहानी देखी। तो हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल में कंप्यूटर ऑपरेशन, नेटवर्क ऑपरेशन, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा मेजर कंपोनेंट दैट में फेल इन नेटवर्क, कम्युनिकेशन लाइन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ट्रांसमिशन प्रोग्राम, डाटा प्रिपरेशन एंड एंट्री, प्रोडक्शन कंट्रोल, फाइल लाइब्रेरी। उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर हेल्प डेस्क या टेक्निकल सपोर्ट, कैपेसिटी प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट ऑफ आउटसोर्स ऑपरेशन, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। इसके साथ हमारा टॉपिक नंबर 3.7 कवर होता है। हम लोग इसके बाद जो चेंजेस आया है हमारा वो टॉपिक नंबर 3.9 में आया है। इसके बाद हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन की वीडियोस में एप्लीकेशन कंट्रोल को कवर करेंगे।